नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए अभी कनाडा गए हैं। कनाडा जिसमें 91वां बैठक हो रहा है G7 देशों का। G7 देश अगर हम बोलें उसका मतलब ये होता है कि जो आर्थिक तौर पे जो सबसे मजबूत होता है वह 7 लोग, वह 7 देश जो सबसे आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उसको हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये G7 में क्या भारत भी G7 का हिस्सा है क्या? तो आंसर है नहीं, भारत G7 का हिस्सा नहीं है। लेकिन गेस्ट की तौर पे भारत को पिछले 7 सालों से लगातार बुलाया जा रहा है। अब कुछ जो भी देश इस चीज के आयोजन करते हैं, जैसे जो 7 देश है, वह देश बारी बारी से जिनका नंबर आता है उनका नंबर जब पड़ता है और उनका रिलेशन अगर भारत के साथ बिल्कुल सही तरीके से है, जियोपॉलिटिक्स के दरपेक्ष हम रखते हुए, तो उनको इनवाइट किया जाता है। अब पूछेंगे कि गेस्ट के तौर पे सिर्फ भारत को ही इनवाइट किया गया था क्या? तो आंसर है नहीं, गेस्ट के तौर पे और कई देशों को इनवाइट किया गया था। इसमें से अभी जब प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए गए थे तो वह 3 देशों के विजिट पे गए हैं। तो 3 देशों की अगर विजिट पे गए हैं तो सबसे पहला जो देश था वह देश का नाम है साइप्रस। साइप्रस की जो राजधानी है वह है निकोसिया। अब आप बताइएगा कि साइप्रस जो है यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप अगर इस चीज का हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम कुछ इस बात पे टिप्पणी करना चाहेंगे कि देखिए, जो प्रधानमंत्री दौरे पे जा रहे थे तो साइप्रस जो है वह तुर्की के बगल का देश है। अब तुर्की को हम सभी लोग जानते हैं कि तुर्की एक ऐसा लोकेशन पे स्थित है, उसको हम लोग गेटवे ऑफ यूरोप में बोला जाता है। मतलब वह उसका आधा भाग एशिया वाला पार्ट में हो जाता है और आधा भाग यूरोप के पार्ट में हो जाता है। तो इस बात को हम जानते हैं कि तुर्की जो है वह नाटो देश के भी सदस्य है। जो नाटो देश के सदस्य है उसमें तुर्की का नाम तो आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो एक है, नाटो के ही जो अलग पार्ट बना हुआ है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बिल्कुल भी तुर्की नहीं है। अब जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि अच्छा ये बताइए कि तुर्की जब नाटो का पार्ट है तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताते चलता हूं कि इसका कहीं ना कहीं जो रुकावट बनती है या विरोध करता है वह देश जो कि अर्दोगान, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, अर्दोगान का यही सपना उनके जीवन में बार बार आता है कि हम किसी भी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के हिस्से बन जाएं। अगर यूरोपियन यूनियन के तुर्की हिस्सा बन जाता है तो यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रेवल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। खैर, तुर्की के लिए अभी भी आसान है, वह जा सकता है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन का वह पार्ट बन जाए तो और ज्यादा आसानी से हर कंट्री के अंदर जा सकता है। एक चीज और यहाँ जानने वाली है कि तुर्की जो है वह मुस्लिम बहुल देश है। ठीक है, तुर्की एक समय जो था वह ओटोमन एम्पायर का पार्ट, या समझिए कि वहीं से ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। ओटोमन एम्पायर की हम बात करते हैं तो अभी का जितना मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उन सभी पर ओटोमन एम्पायर का ही एक टाइम पे राज हुआ करता था। फिर होता क्या है कि जब ब्रिटिश आते हैं तो ब्रिटिश जब उनका भी देश विश्व के अधिकतर देशों पर जब राज हुआ करता था तो उन्होंने ओटोमन एम्पायर को बिल्कुल समाप्त करने की ठान लेते हैं और वह समाप्त करने में लग जाते हैं। कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद ओटोमन एम्पायर जो है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वह ओटोमन एम्पायर तो खत्म हो जाता है, लेकिन ओटोमन एम्पायर के जो अंदर वाला, जो अभी भी अंदर से कभी कभी अर्दोगान को यही आता है कि शायद मैं किसी भी प्रकार से वह अभी भी अर्दोगान ओटोमन एम्पायर के ख्वाबों में ही जीते हैं। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साइप्रस को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। अब दुश्मन की तरह देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे भारत और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ रिलेशन है,
समझिए एकदम पूरा कट्टरता वाला, बीच में जमीन का भी विवाद है। उसी प्रकार से जो तुर्की और साइप्रस के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है। क्या होता है कि जो 1878 से पहले 1878 से लेके 1960 तक बोला जाता है कि जो तुर्की है वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1878 से पहले और उसके कुछ समय बाद तक ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत साइप्रस भी आता था। जब ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था तो जो और मुस्लिम थे वह मुस्लिम साइप्रस में भी जाकर बसने लगते हैं। एक्चुअली साइप्रस जो है वह एनोसिस, एक वहाँ के जो लोकल, या हम बोल सकते हैं जो बहुत पहले से वहाँ पे आए हुए हैं, बसे हुए हैं, उनको एनोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद 1825 ईस्वी में जो ब्रिटेन है उसको औपचारिक रूप से साइप्रस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब जब 1825 में कब्जा कर लेते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें से ब्रिटेन जो अधिकतर जो देश हैं उन पर राज्य करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो हिटलर इतना ज़्यादा उस पर बम, मिसाइल और ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि वह बिल्कुल भी ढह जाता है। ब्रिटेन हम बोल सकते हैं कि जीत कर भी हार जाता है। अब जीत कर हार जाता है ब्रिटेन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन एक औपचारिक रूप से तो जीत गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन वह इतना ज्यादा कर्ज में चला गया कि जीत कर भी हार गया। आपको मैं बता दूं कि जब हिटलर ब्रिटेन के ऊपर इतना बेरहमी और इतना फोर्स के साथ उस पर अटैक किया करता था कि ब्रिटेन उस टाइम आधा से ज्यादा खत्म हो गया था। अगर उस समय अमेरिका नहीं आता तो ब्रिटेन का हो सकता है कि नामो निशान मिटा दे, क्योंकि हिटलर जो था वह ब्रिटेन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। क्योंकि ब्रिटेन और सारे लोग ही उस टाइम के सत्ता में थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तबाही करने का काम किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर का जन्म होता है और वह पूरी तरीका से जब ब्रिटेन को समाप्त करने में लग जाता है, तो उसी समय एक और शक्ति का जो निकलता है वह शक्ति होता है अमेरिका। अमेरिका उस टाइम तक बिल्कुल भी लड़ाई और ये सब चीज़ों में भाग नहीं लेता था। लेकिन होता क्या है कि जो अमेरिका है वह अपने देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना स्टार्ट कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण बहुत ही तेजी के साथ अमेरिका के अंदर होने लगता है। क्योंकि वहाँ जितने भी यहूदी थे, जब यहूदी अभी जो इजराइल में बसे हुए हैं, यहूदी जहाँ पे भी जाते हैं वे सभी लोग किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी तौर से हम ये बोल सकते हैं कि वे सभी के सभी लोग अपना उद्योग धंधा लगाने में ज्यादा ध्यान पड़ते हैं। क्योंकि अमेरिका उससे पहले सिर्फ और सिर्फ लेदर का काम किया करता था, चमड़े का काम किया करता था। लेकिन जब यहूदी आने लगते हैं उनके देश में तो औद्योगिकरण पूरा होता है। ये औद्योगिकरण ब्रिटेन के अंदर भी होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हिटलर से युद्ध होता है तो हिटलर जितने भी औद्योगिक संस्थान थे ब्रिटेन के अंदर उन सभी लोगों को तहस नहस करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो उसके बाद जितने भी गोला बारूद, बम, ये सब जरूरत था, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पूरा ये सब हथियार बनाने में लगा हुआ था, तो वह बेचता है और अमीर बन जाता है। ब्रिटेन पूरी तरीका से कर्ज में डूब जाता है और जितने भी देशों पर अपना शासन लगाए हुए था, अब किसी न किसी तौर से उसे अपना शासन वहां से हटाना था। या यूं बोले कि अब वह इतना कमजोर हो गया था कि अब वह और किसी भी देश के ऊपर अब अपना शासन स्थापित नहीं रख सकता था, क्योंकि उसका जो घर ही था वह आधा से ज्यादा खत्म हो चुका था। तो इसी के बाद जब वह साइप्रस नाम के देश को वहां पर भी जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लहरें गूंज उठी तो 1960 ईस्वी में ब्रिटेन से साइप्रस भी क्या था, आजादी हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही आजादी हासिल कर लेता है तो आजादी हासिल
करता तो है, लेकिन साइप्रस पर कोई और टकटकी निगाह से उसको देखते रहता है। वह कौन देखता है? वह देखता है तुर्की। क्यों देखता है तुर्की? क्योंकि साइप्रस एक समय कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अब जब देखते रहता है तो जैसे ही ब्रिटेन से 1960 ईस्वी में स्वतंत्रता मिलती है, तो तुर्की के बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि साइप्रस के ऊपर हमला करके वह उसको हथिया ले। अभी जो आप साइप्रस का मैप देखिएगा तो आपको गिटार के तरह कुछ नजर आएगा, क्योंकि यह एक टापू पे बसा हुआ है इसी कारण से। अब होता क्या है कि अभी अभी आज़ादी मिली थी, बिल्कुल अभी उसके पास सेना नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जब तक वह संभल पाता उससे पहले ही कहीं ना कहीं उस पर तुर्की हमला कर देता है। जिस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमारे ऊपर चीन हमला कर देता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस टाइम प्रधानमंत्री यह सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे कि हमारे देश के ऊपर कोई हमला कर सकता है, क्योंकि हम अभी अभी तो गुलामी से बाहर आए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हिनी चिन्नी भाई भाई के स्लोगन डाल रहे थे, वह चीन और जब भी कोई देश पे हमला करता तो हमारे यहाँ से चावल सप्लाई की जा रही थी, बेशक वह चावल खाकर हमारे ही ऊपर वह युद्ध किया और कुछ हमारा देश का हिस्सा तोड़ के ले गया। उसी प्रकार से जब तुर्की साइप्रस के ऊपर हमला करता है तो साइप्रस का आधा जो हिस्सा है उस पर वह हमला करके बिल्कुल अपना अस्तित्व जमा लेता है, या यूं बोलें कि उस पर अपना पंजा गाड़ देता है। पंजा गाड़ने के बाद होता क्या है कि अब जब कोई खुद सोचिए, जिस देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण करके उसका आधा भाग तोड़ लिया हो तो उसमें तो कभी दोस्ती रह ही नहीं सकती। उसी प्रकार से जब दोस्ती नहीं रह सकती तो इसी के लेते हुए अब उसके बाद और क्या होता है कि तुर्की जो है वह उसी देश में बैठे हुए मुस्लिम और जो इनोसेंस दो उसमें ग्रुप होते हैं, तो जो मुस्लिम होते हैं उस पर वह आधा साइप्रस को बांटकर दो भागों में साइप्रस को तोड़ दिया। एक भाग में जहां मुस्लिम आबादी सिर्फ होती है, इन लोगों का पैटर्न ही यही होता है जो अपना पैटर्न पे काम करते रहते हैं, और दूसरे पार्ट में ये इनोसेंस लोग रहते हैं जो वहां के मुख्य जाति हैं, प्रजाति है, जनजाति हैं। ठीक है। अब जब दो हिस्सों में कोई देश तोड़ दिया तो वह जो देश टूटा उसको जो मान्यता है वह मान्यता कौन देता है? वह मान्यता सिर्फ और सिर्फ तुर्की देता है, और उसको कोई भी उसे मान्यता नहीं देता है। यूएनओ भी उस देश को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि सभी लोग एक ही देश के नाम से, साइप्रस के ही नाम से जानते हैं, और इसी का विरोध हमेशा से साइप्रस करते रहा है। जब प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचते हैं तो उस दिन उनका बहुत ही भव्य स्वागत होता है। उसके बाद वहां के एक एमपी, जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, वह वहां के एक एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैर छू लेते हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि जब वह कुछ दिन पहले अफ्रीकन देश में गए थे तो वहां पे भी उनका पैर छू कर स्वागत किया गया था, क्योंकि यह हमारा एक कल्चर का हिस्सा है और यह कल्चर अब पूरे विश्व में फैलने लगा है। उसके बाद साइप्रस के जो प्रधानमंत्री हैं वे भी क्या करते हैं कि जो बटा हुआ हिस्सा है वह नरेंद्र मोदी को ले जाकर वहां पर विजिट करवाते हैं कि देखिए तुर्की इसको तोड़ रखा है। उसके बाद मैं बता दूं कि तुर्की के संबंध में इस प्रकार के कदम क्यों उठाया गया। यहाँ एक साइप्रस से और जुड़ी हुई बात यह है कि अभी तक जो वहाँ के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड, वह भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, सबसे सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड। यह पाने के बाद नरेंद्र मोदी 23वां ऐसे हैं जो उनको 23वां देश है जिनको अभी तक सबसे हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। ये मिलाकर, साइप्रस को मिलाकर उनको 23 देशों के उच्च सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। क्योंकि वह प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वह पूरे भारत को सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। यहां तक हम बात कर लिए साइप्रस की। आखिर साइप्रस और तुर्की की बात हम कर क्यों रहे हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि तुर्की जब भारत और पाकिस्तान के बीच में और पहलगांव में 23 लोगों की हत्या करने के बाद जब जवाब देता है तो तुर्की ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है भारत की ओर से, तो उस समय तुर्की पाकिस्तान को हर प्रकार से मदद करता है। तुर्की ये जानते हुए भी कि भारत से हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जब भी भूकंप तुर्की में कुछ समय पहले भूकंप आया था तो भारत जो था वह मदद करने के लिए सबसे पहला
पहुंचा या दूसरे जो देश था वह पहुंचा था। इसके बाद भी ये सब सारी चीजें जानते हुए, क्योंकि उसको अभी इस्लामिक कंट्री का सपोर्ट चाहिए, इसलिए वह पाकिस्तान को अपना ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करता है। और साथ ही साथ अभी और एक इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि वह है बांग्लादेश में भी अपना मिसाइल और ड्रोन का बहुत भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा है, यह जानते हुए भी कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं इससे मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भारत के इनोसेंट नागरिक का ही होगा। सारी बातें जानते हुए भी तुर्की ने जानबूझकर भारत के लोगों को मरवाने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन उपलब्ध कराया। तो कहीं न कहीं जियोपॉलिटिक्स में एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को बताने गए हैं कि अगर तुम अगला बार से हमारे जो अगल बगल के जो झगड़े हैं उसमें तुम अगर कोशिश करोगे इंटरफेयर करने की, तो हम भी साइप्रस जैसे देश को अगर ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सप्लाई कर दिए तो तुम्हारे पास तो उसको एंटी जो मिसाइल मारने का मशीन होता है वह कुछ नहीं है। जब ब्रह्मोस को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया तो तुर्की के पास तो कुछ है ही नहीं। तो साइप्रस जो पहले से ही खार खाया हुआ बैठा हुआ है, या यूं बोले कि पूरी तरीका से गुस्साया हुआ बैठा हुआ है, अगर एक बार उसे सारी हथियार और पैसा हम उपलब्ध कराने लगे तो तुम्हें भागने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगा। यही संदेश जियोपॉलिटिक्स में अभी पूर्ण रूप से दिया गया है। अगला हम बिल्कुल इस बात पे चर्चा करेंगे कि जब G7 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचते हैं तो वहां और क्या क्या होता है। इस सब्जेक्ट पे इतना ही। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।